हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रमोद सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल EGS स्टडी में। दोस्तों, मैंने इससे पहले का वीडियो में आपको कंपनी शासन के दौरान 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, उसमें किए गए संशोधन 1781 का, उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 एवं चार्टर एक्ट 1793 के बारे में आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया है। आज उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज मैं आपको बताऊंगा 1813 का चार्टर एक्ट के बारे में। यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पिछला वीडियो पहले देख लें, क्योंकि कई सारे फैक्ट्स ऐसे हैं जो उन सब से जुड़े हुए हैं, इसलिए उसे पहले देख लें, उसके बाद ये वीडियो आप देखें। चलिए बात करते हैं 1813 के चार्टर एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले आपको हम बताते हैं 1813 का चार्टर एक्ट की पृष्ठभूमि। ठीक है, सबसे पहले उसकी पृष्ठभूमि को जानते हैं कि आखिर क्या रीज़न था जिसके कारण से आया चार्टर एक्ट 1813। तो सबसे पहला जो इसका पृष्ठभूमि का सबसे पहला जो रीज़न था वो था कि 1793 से आप लोगों को बताए थे कि एक ये फॉर्मूला चला रहा था कि हर एक 20 साल के बाद कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए एक्ट लाना था। तो 1793 में आया था और 20 साल पूरा हो रहा था 1813 में, इसीलिए एक एक्ट तो लाना था, एक रीज़न। दूसरा रीज़न ये है कि इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच इस 1793 से 1813 के बीच में कई सारे युद्ध लड़े गए, और जैसा कि आप सबको पता है कि यदि युद्ध होता है तो उसके कई सारे प्रभाव होते हैं, दोनों पक्षों को हानि उठानी पड़ती है। क्या हुआ उस समय में, इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में कई सारे युद्ध लड़े गए और उस युद्ध के परिणाम स्वरूप इंग्लैंड को कई सारे नुकसान हुए, और इस नुकसान के कारण से इंग्लैंड को उसकी भरपाई के लिए कुछ ऐसे कानून बनाने थे जिसके कारण से उसको प्रॉफिट हो, और भारत उसका एक नंबर से बड़ा अच्छा स्पॉट था। दूसरा रीज़न आपका ये है कि यूरोप में उस समय नेपोलियन बोनापार्ट का समय था, उदय का समय था, और नेपोलियन बोनापार्ट ने अपने जो मित्र राष्ट्र थे या उसके आसपास के जो अधिकार वाले क्षेत्र थे वहाँ एक महाद्वीपीय व्यवस्था ईजाद किया था। महाद्वीपीय व्यवस्था, ठीक है, इसको आप समझिएगा। महाद्वीपीय व्यवस्था इसमें था कि जितने भी यूरोपियन कंट्री थे उन सभी को नेपोलियन बोनापार्ट ने आह्वान किया कि आप ब्रिटिश या ब्रिटेन से निर्मित किसी भी वस्तु का आयात नहीं करेंगे, उसका विरोध कीजिए। ठीक है, और इस विरोध के चलते ब्रिटेन का व्यापार यूरोप से ठप हो गया, यानी कि बहुत सारा जो सामान था वो रुक गया। ठीक है, तीसरा जो रीज़न है वो है अमेरिका का व्यापार, अमेरिका के साथ चाय का व्यापार। ठीक है, चाय का व्यापार, इसको देखते हैं ये कैसे था। तो कई सारे जो व्यापारी लोग थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने यहाँ से भारत से चाय को ले जा करके अपने यहाँ ब्रिटेन में स्टोर करके रखा और उसका व्यापार करते थे अमेरिका में। अब अमेरिका में इस समय क्या हुआ कि 80% जो चाय था वो कौन निर्यात कर दिया? डच लोग। आप जानते होंगे डच के बारे में, इसने भी एक कंपनी बनाई थी। तो डच लोगों ने निर्यात किया 80%। तो यहाँ भी मार कर गया, कई गोदाम के गोदाम चाय का रखे सड़ गए, इसमें भी लॉस हुआ कंपनी को। तो ये सारे फैक्टर मिल करके ब्रिटिश शासन को साथ साथ कंपनी को प्रोत्साहित किया कि एक नया कानून लाया जाए। तीसरा चीज़, इसके आगे एक और देखिए कि इन सारे चीज़ों का लॉस जो हुआ उससे इंग्लैंड के व्यापारिक वर्ग, पूरा का व्यापारिक वर्ग, एक व्यापारी वर्ग था जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि भारत में व्यापार कर रही थी, जिसको कि 1793 के एक्ट चार्टर एक्ट के अनुसार से व्यापारिक एकाधिकार मिला हुआ था। लेकिन
ब्रिटेन में ये मांग की जाने लगी कि बहुत सारे व्यापारिक ग्रुप थे या व्यापारी वर्ग थे जिनको कि इसमें नुकसान हुआ था, और वो मांग कर रहे थे कि भारत चूँकि बहुत बड़ा बाज़ार था और उस बाज़ार को सभी व्यापारियों के लिए खोलने का, तो एक ये रीज़न था। और उसके बाद एक रीज़न और है जो समझिए कि औद्योगिक क्रांति, ठीक है, औद्योगिक क्रांति का समय था, और इस क्रांति का मतलब तो आप ही जान ही रहे हैं कि प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ था। इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ था सामान का, और उस सामान को खपाने में यूरोप के साथ व्यापार बंद, तो बहुत बड़ा बाज़ार कौन था? तो भारत। तो भारत में और व्यापार करने का अधिकार सिर्फ किसको? तो सिर्फ कंपनी को। तो यहाँ इसके लिए एक एक्ट लाना था ताकि सभी लोग अपने सामानों को भारतीय बाज़ार में डंप कर सकें। इसीलिए 1813 का एक्ट लाया गया, और 1813 के एक्ट में इन्हीं सब चीज़ों को दूर करने के लिए, इन्हीं सब चीज़ों से अपनी मुक्ति पाने के लिए, नुकसान की भरपाई करने के लिए, चाय से हुए नुकसान को प्रॉफिट में बदलने के लिए 1813 का चार्टर एक्ट की घोषणा की गई। आइए अब देखते हैं इसके प्रावधान के बारे में, क्या क्या प्रावधान था। वो इतना समझ गए कि क्या उसका रीज़न था 1813 के बारे में, ठीक है। तब समझते हैं इसके क्या क्या प्रावधान थे उसके बारे में। सबसे पहला जो प्रावधान किया गया वो क्या किया गया कि कंपनी का जो एकाधिकार था, कंपनी का एकाधिकार को छीना गया, एकाधिकार को ख़त्म कर दिया गया, ठीक है। और सभी व्यापारी वर्ग के लिए, सभी व्यापारी वर्ग कहाँ का? तो ब्रिटेन का, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि सभी देशों का, सभी व्यापारी वर्ग को, ब्रिटेन के सभी व्यापारी वर्ग को, सभी लोगों को कुछ प्रतिबंधों के आधार पर, कुछ प्रतिबंधों या कुछ शर्तों पर भारत में व्यापार करने की छूट दी गई, ठीक है। ये समझ लीजिए व्यापार करने का छूट मिल गया। दूसरा, अब यहाँ तो व्यापार करने का छूट मिल गया भारत में। दूसरा जो चीज़ था, कंपनी को ये सारे अधिकार खत्म हो जाने के बाद भी, एकाधिकार खत्म हो गया, व्यापार तो कर ही सकता था, तो सिर्फ व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी ही नहीं व्यापार करेगा, सभी लोग व्यापार करेंगे। लेकिन साथ में भारत से चाय का व्यापार, ठीक है, क्योंकि चाय का नुकसान हो गया था कंपनी को, तो इसको भरपाई कौन करेगा? तो भारत से। और चाय का व्यापार को भी यदि एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाए तब तो कंपनी का नुकसान। इसीलिए क्या किया गया, भारत से चाय के व्यापार पर एकाधिकार को कंटिन्यू रखा गया, एकाधिकार कंटिन्यू रहा, ठीक है। और साथ में चीन पर भी ये इसका व्यापार, चीन के साथ व्यापार का एकाधिकार कंटिन्यू रहा, ठीक है। एकाधिकार कहेंगे, ठीक है। दूसरा में था, जैसे पहला में हम पढ़े कि कंपनी का एकाधिकार जो था भारत से वो खत्म हो गया, सभी व्यापारी वर्ग को, सभी इंग्लैंड के आम जनों को भी इसमें क्या कहा गया कि आप भी यहाँ व्यापार कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो चीज़ हुआ कि कंपनी का चाय का व्यापार जो था, उसके एकाधिकार था, उसको कंटिन्यू रखा गया, साथ में चीन के साथ का व्यापार को भी एकाधिकार में रखा गया कंपनी के लिए। तीसरा जो था, कंपनी को अगले 20 साल तक राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया, ठीक है। ये तो 1793 से में था ही, राजस्व वसूलने का अधिकार दिया गया, ठीक है, वसूलने का अधिकार दिया गया। लेकिन यहाँ याद रखेंगे कि राजस्व वसूलने का अधिकार तो था, परंतु क्या था कि जहाँ कंपनी का हित और ब्रिटिश शासन यानी कि ब्रिटिश संसद का हित, जहाँ EIC यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का हित और ब्रिटिश संसद का हित दोनों यदि आपस में टकराता है तो ब्रिटिश संसद के हितों को प्रमुखता दी जाएगी, परंतु
ब्रिटिश संसद के हितों को क्या किया जाएगा, तो उसको ज़्यादा प्रमुखता दी जाएगी, उसी को ज़्यादा, यानी कि उसका मान्य होगा। ठीक है, यहाँ तक पढ़े। ये 3 फैक्ट आते हैं चौथे पॉइंट पर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात। देखिए, फैक्ट को याद करना टफ नहीं है, बस उसको समझना ज़रा टफ है। समझ जाए उसका क्यों इजाद किया गया, क्यों कि किसी प्रावधान को क्यों लागू किया गया। अब इसके साथ में जो चौथा फैक्ट था उसको समझते हैं। चूँकि कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान, ब्रिटेन को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था, तो इयन केन कहीं से बेनिफिट लाना था। ठीक है, और इस बेनिफिट के लिए क्या किया, एक उपाय और किया कि कंपनी को ये छूट दिया कि यदि कंपनी ने किसी प्लेस में बसाया है, किसी प्लेस को बसाया, किसी शहर को बसाया, किसी नगर को बसाया है, तो उस नगर में कर वसूलने का अधिकार दिया। नया कर वहाँ लगा सकता है और उसको कर वसूलने का अधिकार किसको है, तो सिर्फ कंपनी को होगा। ठीक है, और इसमें किस प्रकार का कर लगता था, तो इसमें लगता था सफाई कर, जैसे हो गया, जैसे नगरों की सफाई करने का कर, या फिर इसमें जोड़ सकते हैं चौकीदारी का कर। ठीक है, चौकीदारी टैक्स। इस प्रकार के टैक्स लगाने का अधिकार किसको दिया गया, तो व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया। नेक्स्ट इसके बाद देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर में कहा गया कि ईसाई धर्म, ध्यान में रखेंगे इस फैक्ट को, ये जो हम बता रहे हैं इस फैक्ट को ध्यान में रखेंगे। ईसाई धर्म गुरुओं को आज्ञा लेकर के, किससे आज्ञा लेंगे, ब्रिटिश सरकार से आज्ञा लेकर के भारत में धर्म प्रचार करने की छूट दी गई। ठीक है, फिर से एक बार सुने, ईसाई धर्म गुरुओं को उससे परमिशन लेकर के भारत में प्रचार करने की, किसका, ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार करने की छूट दी गई, आज्ञा दी गई। ठीक है, इसके बाद आप आगे कि भारत में व्यापारी, जितने भी व्यापारी यदि यहाँ आते हैं, भारत में व्यापारी और इंजीनियर को, ठीक है, इंजीनियर को, व्यापारी एवं इंजीनियर को यहाँ आने का छूट दिया गया। यहाँ आने यानी बिना रोक टोक, कब, कहाँ, भारत आने का छूट दिया गया। अब भैया आना तो है, कोई भी आ सकता, साथ साथ में आने और बसने का छूट दिया गया कि आप आइए और यहाँ बसिए, आप यहाँ रह सकते हैं, ज़मीन ले सकते हैं, यहाँ पर आप अपना निवास स्थान बना सकते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस एक्ट के थ्रू, ईस्ट इंडिया कंपनी के किस एक्ट के थ्रू अंग्रेज़ों को भारत में आने और यहाँ बसने की छूट दी गई। आंसर होगा चार्टर एक्ट 1813। ठीक है, अब इसके बाद फिर आगे जो देखते हैं वो है शिक्षा से जुड़ा हुआ। ठीक है, और जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके बेसिस पर 1835 में मैकाले ने शिक्षा नीति का घोषणा किया। ठीक है, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है फैक्ट है वो है यहाँ कि ब्रिटिश शासन ने इस एक्ट के थ्रू, इस एक्ट में प्रावधान किया गया, प्रावधान था कि शिक्षा के प्रसार प्रसार के लिए, शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए कितना होगा, 1 लाख प्रति वर्ष खर्च करने का प्रावधान किया। ठीक है, 1 लाख 1 वर्ष में खर्च करने का प्रावधान किया गया। ये भारतीय इतिहास में अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है, भारतीय इतिहास में अंग्रेज़ों के द्वारा शिक्षा का विकास के लिए जो प्रावधान किया गया या कोशिश किया गया वो पहली बार था। ठीक है, ये किया गया, शुरुआत किस समय किया गया, वो था 1813। भले इसको आते आते यहाँ 1835 हो गया,
लेकिन शुरुआत जो था वो यहीं था, ठीक है, 1813 में। इतने सारे फैक्ट्स हैं आपके 1813 के चार्टर एक्ट में। ध्यान रखेंगे, 2-3 जो फैक्ट हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ये 1 लाख आपसे हो सकता है अमाउंट को छुपा दे, अमाउंट आपसे जल्दी नहीं पूछता है, लेकिन ये पूछेगा आपसे कि किस एक्ट के थ्रू भारत में शिक्षा का प्रचार प्रसार करने का प्रयास किया गया। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। चलिए आइए देखते हैं अब आगे। लेकिन इसके बाद आपको जो आज ये चूँकि छोटा वीडियो बनाया, पहला वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था, 40 मिनट का हो चुका था, 40 से ज़्यादा था, तो इसको सिर्फ एक ही एक्ट के में हम इसको छोटा करके रखे हुए हैं। एक चीज़ और इसमें बताएंगे जो आपको इससे रिलेटेड है, भले वो 1835 में लागू हुआ, लेकिन यही इसका बीज बोया गया था। चलिए देखते, यहाँ से आपको फैक्ट क्या क्या याद रखना है, वो फैक्ट रखना महाद्वीपीय व्यवस्था को एकदम याद रखिए इसको, महाद्वीपीय व्यवस्था, ठीक है, महाद्वीपीय व्यवस्था। दूसरा आप याद रखेंगे इसमें क्या, शिक्षा और जो था एकाधिकार, ठीक है, एकाधिकार वाला चीज़ आप याद रखेंगे, ठीक है। ये 3 फैक्टर आप याद कीजिएगा। इसके साथ जो है वो आपको एक अभी बता रहे हैं, अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत, ठीक है, अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत, इसके बारे में आपको बताते हैं। इसके बाद यानी कि बस एक छोटा सा टॉपिक है जिसको बता करके आज का ये वीडियो मैं समाप्त करूंगा, ठीक है। आइए देखते हैं इसके बारे में, अधोगति निस्पंदन सिद्धांत क्या था। और चूँकि अब यहाँ बताने का मतलब क्या है, क्यों इसको हम बता रहे हैं यहाँ। देखिए, जब 1813 में एक प्रावधान कर दिया गया कि प्रति वर्ष 1 लाख रुपये खर्च किया जाएगा शिक्षा का प्रचार प्रसार करने में, तो अब ये विवाद खड़ा हो गया कि आखिर शिक्षा का प्रचार प्रसार कैसे किया जाएगा, ठीक है। शिक्षा का प्रचार प्रसार आखिर कैसे किया जाएगा और किसके लिए किया जाएगा। आपको पहले बता चुके हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी कोई भी कार्य कर रही थी किस लिए, ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके। तो शिक्षा का यदि प्रचार प्रसार भारत में करता तो अंग्रेज को क्या फ़ायदा। अब इसको समझिए, यहाँ क्या हुआ था कि अंग्रेज को यहाँ परेशानी हो रही थी कि भारत बहुत लंबा चौड़ा था, और उस लंबे चौड़े भाग को प्रशासनिक दृष्टि से एक सूत्र में बांधने के लिए और उसको मैनेज करने के लिए क्या कर, बहुत सारे स्टाफ की ज़रूरत थी। अब वो स्टाफ इंग्लैंड से सभी को बुला लेगा तो फिर भी यहाँ पूरा नहीं हो पाएगा। तो अब ज़रूरत क्या थी कि यहीं से वर्कर्स को चुना जाए, यहीं वर्कर्स को ट्रेंड किया जाए। तो सबसे बड़ा माध्यम क्या था कि उसमें शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए। अब शिक्षा का प्रचार प्रसार किया जाए तो यहाँ विवाद उत्पन्न हो गया, और इंग्लैंड के कई सारे बुद्धिजीवी जो थे वो 2 ग्रुप में बट गए, ठीक है। अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत, ठीक है, इसको देखते हैं, अधोगामी निस्पंदन सिद्धांत। अब इसमें क्या था कि 1813 में जो प्रावधान किया गया 1 लाख का, उसके कारण से 2 ग्रुप बंट गए पूरा शिक्षा जगत जो ब्रिटेन का था। एक ग्रुप था जो सपोर्ट करता था प्राच्यवादी, और दूसरा था वो पाश्चात्यवादी था, ठीक है। प्राच्यवादी क्या था, जो कि शिक्षा के जो माध्यम होते हैं उसके प्राचीन पद्धतियों को लागू करने के पक्षधर था, ठीक है। प्राचीन पद्धति को, भारत में जो मौजूद था प्राचीन पद्धति शिक्षा की, उसको लागू करने के पक्षधर था। जबकि पाश्चात्यवादी वाले लोग कहते थे, उनका मानना था कि नहीं, शिक्षा का प्रचार प्रसार होना चाहिए। तो पश्चिम में यानी कि यूरोपियन कंट्री में, खास करके ब्रिटेन में जिस तरीके से शिक्षा का प्रचार प्रसार होता है, उसी तरीके से भारत में भी होना चाहिए, ठीक है। अब कभी कभी आपको यहाँ पूछ देगा कि प्राचीन पद्धति यानी प्राच्यवादी जो ग्रुप था उसमें मुख्य
कौन कौन थे। तो दो चीज़ याद रखिएगा, दो का नाम, और दो का नाम में उसमें आप याद रखना है विलियम जेम्स का, विलियम जेम्स और जेम्स प्रिंसेप का। ठीक है, ये दो नाम आप याद रखेंगे किसमें, प्राच्यवादी में। ठीक है, अब इसके बाद याद करेंगे पश्चात्यवादी में, तो सबसे बड़ा नाम था टीबी मैकाले, जो कि 1835 में भी था। टीबी मैकाले सबसे बड़ा नाम था पश्चात्यवादी का। ये दोनों जो थे वो समर्थक किसका करते थे, प्राचीन पद्धति को जो कि भारत में चल रहा था, और उसका घोर विरोधी था टीबी मैकाले। इसमें एक और नाम लिखेंगे तो जेम्स मिले, जेम्स मिले। ठीक है, या कहीं कहीं बुक में मिल मिलता है, देख लेंगे। ठीक है, कभी यदि मिल जाए तो उसको आप मिले या मिल आप पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ क्या था। इसमें टीबी जेम्स मिल जो थे वो उपयोगितावादी थे, उपयोगितावादी। इतना डीप नहीं जाना है, लेकिन फिर भी एक हम आपको बता रहे हैं कि उपयोगितावादी कौन थे। तो जेम्स मिल, इनका कहना था कि भारत में सिर्फ भारतीयों को लुभाने के लिए ही शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए, बल्कि उनको इस रूप में करना चाहिए कि शिक्षा के बाद उनका उपयोग किया जाए, यदि उनको पढ़ाई लिखाएं तो उपयोग में आ सके। तो इनका कहना ये था। ठीक है, और ये कैसे संभव था, कि उस वैसे ही संभव था जब उसकी शिक्षा का जो माध्यम होगा वो पाश्चात्य के अनुसार से होगा। तो और टीबी मैकाले का एक स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा वायरल हुआ था उस समय के कहने के अनुसार से कहें तो। ज़्यादा लोगों को माने कुछ लोग तो एकदम पूरा इसका घोर समर्थक, घोर विरोधी भी हुए। इसका कहना था कि भारत ब्रिटेन का जो एक सेल्फ है, सेल्फ किस कहते हैं, अलमीरा का, जहाँ किताब रखे जाते हैं। ठीक है, ब्रिटेन का एक सेल्फ ही पर्याप्त है भारतीय और अरब के सारे प्राचीन शिक्षा शास्त्र से। सोच लीजिए कि टीबी मैकाले कितना विरोधी था यहाँ के। तो टीबी मैकाले ने कहा, और ये 1835 में एक दिया स्मरण पत्र दिया। किसको, तो स्मरण पत्र नहीं कहेंगे, एक पूरा का पूरा नियम कानून बना करके एक दिए। किसको, तो विलियम बेंटिक को। और विलियम बेंटिक को देने के बाद एक एजुकेशन पॉलिसी आई इंडिया, ब्रिटेन का, जो कि इंडिया में आना था, एजुकेशन सिस्टम आया, एजुकेशन पॉलिसी आया इसी के बाद। इसीलिए इसे अधोगति निस्पंदन सिद्धांत भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अधोगति निस्पंदन सिद्धांत को किसने दिया, तो अधोगति निस्पंदन सिद्धांत दिया था टीबी मैकाले ने। कब, 1835 में। और इससे ये कब किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है 1813 के चार्टर एक्ट के से। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में। लेकिन इससे पहले, आपको जाने से पहले एक सूचना आपको दे रहे कि चूँकि जो अभी कुछ एक्टिविटी हुई है जेपीएससी एग्ज़ाम लेने के बारे में, तो मैं प्रयास कर रहा हूँ कि जेपीएससी का पीटी का जो सिलेबस है पहले उसको कंप्लीट कर लें, उसके बाद नेक्स्ट जो होगा वो कंप्लीट करेंगे। तो जेपीएससी पीटी का सेकंड पेपर है झारखंड, और मेरा पहला प्रयास होगा कि झारखंड का जो सिलेबस है जेपीएससी के लिए पहले उसको कंप्लीट करें। ठीक है, तो इससे आगे इसके बाद का जो वीडियो होगा ये टॉपिक हम कंप्लीट कर लेंगे, लेकिन साथ में अब टॉपिक चलेगा झारखंड का, जिसमें पहला जो टॉपिक होगा आपका CNT एक्ट होगा, यानी कि झारखंड में भूमि संबंधी जो अधिनियम है उनके बारे में पढ़ेंगे, और पहला टॉपिक पढ़ेंगे CNT एक्ट पर। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सब तैयारी करते रहें और मज़े में रहें। धन्यवाद, थैंक यू।